साथियों, आज हमारा विषय है संविधान के भाग। यहाँ पर हम देखेंगे कि संविधान के किन भागों में किनका किनका प्रावधान है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं 1 नंबर के। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भाग 20 में क्या है, या फिर पूछ देगा आपसे भाग 17 में क्या है, या फिर आपसे पूछ देगा भाग 4 क में क्या है, भाग 5 में क्या है, भाग 6 में क्या है, भाग 9 ख में क्या है। तो ये सब एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में आपके सारे भाग अच्छे से याद हो जाएंगे, आप इसे अच्छे से देखेंगे। जैसा कि अब देखिए, संविधान में अगर प्रारंभ में बात की जाए तो 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। वहीं अब जो है अनुच्छेदों की संख्या जो है 460 या फिर इससे ज़्यादा हो गई है, क्योंकि संशोधन होते रहते हैं और नए नए अनुच्छेद जुड़ते रहते हैं। तो किसी पेपर में या किसी बुक में आपको अनुच्छेदों की संख्या जो है 448 भी मिल जाएगी और कहीं पे आपको 460 भी मिल जाएगा अनुच्छेदों की संख्या, और कहीं पे 470 भी मिल जाएगा। तो हमने 460 रखा है, लेकिन आप थोड़ा सा इससे अपडेट रहेंगे। और अब भागों की संख्या जो है बढ़कर 25 हो गई है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 448 अनुच्छेद है या फिर 460 अनुच्छेद है या 470 अनुच्छेद है, क्योंकि ये बदलते रहता है संविधान संशोधन के माध्यम से। और सामान्य तौर पे आप ये भी याद रख सकते हैं कि हमारे संविधान में जो है 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं वर्तमान में, और भाग की संख्या क्या हो गई है, 25 हो गई है। हालांकि पहले कितने भाग थे, 22 भाग थे। चलिए अब देखते हैं पहला भाग। पहला भाग में संघ और इसके क्षेत्र का वर्णन है। जैसा कि अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब भारत जो इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ। संघ से आप क्या समझते हैं, संघ से हमें क्या समझना चाहिए? संघ जो होता है, संघ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। ऐसा नहीं है कि सारा पावर जो है संघ के पास है, लेकिन हाँ, कुछ पावर जो महत्वपूर्ण है वह संघ के पास है, लेकिन जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके बीच में, राज्यों के बीच में। तो संघ वही होता है जहाँ पे सब मिलकर एक चीज़ों पे सहमति जताते हैं, सब मिलकर बैठते हैं और उसके बाद शासन करते हैं। जैसा कि आप राज्यसभा और लोकसभा आप देख रहे होंगे, वहाँ पे सारे जगह के प्रतिनिधि चुन कर जाते हैं। नहीं कि दिल्ली के ही प्रतिनिधि जाके वहाँ पे बैठेंगे या फिर महाराष्ट्र के ही प्रतिनिधि बैठेंगे। देश के हर एक कोने से लोग आते हैं और संसद में बैठते हैं और एक संघ का निर्माण करते हैं। तो ये संघ है। पहले में वर्णन आपका संघ और इसके क्षेत्र के है। संघ कौन है? अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा। ये पूछता है किस आर्टिकल में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ होगा, या इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। तो किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ होगा? तो ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में। उसके बाद इसमें अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि इसके क्षेत्र हैं, संघ के क्षेत्र हैं। तो संघ के कौन कौन से क्षेत्र हैं? वहाँ राज्य क्षेत्र हैं। राज्य क्षेत्र कहने का मतलब स्टेट, उसमें लिखा हुआ है महाराष्ट्र है, इंडिया है, क्या कहते हैं, बिहार है, यूपी है, पश्चिम बंगाल है। मतलब सारे स्टेट का नाम दिया गया है वहाँ पे, और उसमें बताया गया है जो इनके क्षेत्र हैं, जो स्टेट हैं, जो राज्य क्षेत्र हैं, उनका वर्णन जो है आपको अनुसूची 1 में मिलेगा। मतलब अनुसूची 1 के बारे में यहाँ निर्देश दिया गया है कि इसके अंदर वाले क्षेत्र का वर्णन जो है अनुसूची 1 में है। तो अनुसूची 1 में भी आप देखेंगे वहाँ पे संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है कि संघ और राज्य के अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो ये अनुच्छेद 1 तो पहले ये कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा और इनके जो क्षेत्र हैं इनका वर्णन अनुसूची 1 में है। ठीक है। फिर दूसरा है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि अगर कोई क्षेत्र या कोई राज्य का निर्माण जो कि इंडिया में अभी नहीं है, वो बाहर से आएगा। जैसे मान लीजिए श्रीलंका इंडिया में शामिल होना चाहता है या फिर नेपाल इंडिया में शामिल होना चाहता है, तो अनुच्छेद 2 कहता है कि कोई नए राज्यों का निर्माण जो कि भारत क्षेत्र से बाहर है, वह भारत में जुड़ना चाहता है, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। तो इसमें दिया गया है नए राज्यों के प्रवेश के बारे में, जो कि इंडिया क्षेत्र मतलब इंडिया के अंदर नहीं है पर अब इंडिया में जुड़ेगा। तो ये अनुच्छेद 2 कहता है, मतलब नए राज्यों का प्रवेश। तो अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप ये मानिए अनुच्छेद 2 है जो इंडिया क्षेत्र से बाहर है, मतलब नए राज्य
जो पहले से राज्य नहीं है, वो इंडिया क्षेत्र से बाहर है और इंडिया से जुड़ना चाहता है, तो उसका अगर प्रवेश है, जैसे मान लीजिए भारत में श्रीलंका जुड़ना चाहता है, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत आएगा। तो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 कहता है भारतीय सीमा क्षेत्र के भीतर, मतलब भारत का जो क्षेत्र है, यूनियन का जो क्षेत्र है, संघ का क्षेत्र है, उसके भीतर अगर नए राज्य का निर्माण करना है या फिर राज्यों के सीमा में फेरबदल करना है या राज्यों को एक दूसरे में मर्ज करना है या राज्यों के क्षेत्रों को बढ़ाना है, मतलब ये भारत क्षेत्र के भीतर अगर कुछ भी करना है तो वो अनुच्छेद 3 होगा। जैसे बिहार से टूट के झारखंड बन गया या फिर आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना बन गया, तो अगर राज्य क्षेत्र के भीतर नए राज्य का निर्माण करना है, नया नाम देना है या फिर और भी कुछ करना है, तो वो संसद कर सकती है। ये अनुच्छेद 2 और 3 में संसद के पास पावर है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 2 में भारत क्षेत्र से बाहर नए राज्यों का प्रवेश, जैसे श्रीलंका और नेपाल प्रवेश करना चाहता है तब, और अनुच्छेद 3 में भारत क्षेत्र के अंदर नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का नाम परिवर्तन, नए राज्यों का सीमा निर्धारण, तो ये भारत क्षेत्र के भीतर वाला जो कंसेप्ट है वो अनुच्छेद 3 में है। जैसे झारखंड का बनना और जैसे तेलंगाना का बनना या किसी राज्य का नया नाम रखना, तो वो अनुच्छेद 3 में है। उसके बाद अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कुछ भी अगर परिवर्तन होता है तो उसे अनुसूची जो 1 है, जिसमें राज्य और इसके क्षेत्र का नाम रखा हुआ है, अनुसूची 1 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा संघ और इसके क्षेत्र के नाम, तो उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे अब मान लीजिए झारखंड और नया राज्य बनाते हैं बिहार से तोड़कर झारखंड, तो अनुसूची 1 में जो वो लिस्ट दिया हुआ है महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, ये सभी जो भारत के क्षेत्र हैं, तो उसमें झारखंड का नाम जोड़ना पड़ेगा। तो वो कहता है, और इसके साथ एक चीज़ और कहता है अनुच्छेद 4 कि जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संशोधन होगा, जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 2 और 3 के तहत होगा, वह सामान्य बहुमत से होगा, और अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है उससे इतर होगा। मतलब जो 2 और 3 के तहत जो संविधान संशोधन होंगे वो सामान्य बहुमत से होंगे, उसके लिए कोई विशेष बहुमत का जरूरत नहीं होगा। और उसे 368, आप जानते होंगे अनुच्छेद 368 जो है भारत में संविधान संशोधन से संबंधित है, तो वो जो अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से जो होता है वो नहीं होगा, वो क्या होगा, सामान्य बहुमत से होगा। ये अनुच्छेद 4 कहता है। चलिए, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, नागरिकता। पहले में हमने देखा संघ और इसके राज्य क्षेत्र, तो संघ और इसके राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोग कौन होंगे, वहाँ के नागरिक होंगे। तो दूसरा में प्रावधान किया गया है नागरिकता का, सिटीजनशिप का, और तीसरे में प्रावधान किया गया है मौलिक अधिकार का, मतलब नागरिक के मौलिक अधिकार क्या हैं। पहला में आपका देश हो गया भारत, जो कि संघ है, उसमें रहने वाले लोग जो हो गए वो नागरिक हो गए, अर्थात नागरिकता, तो उसका प्रावधान आपको भाग 2 में है। उसके बाद भाग 3 में नागरिक के मौलिक अधिकार क्या हैं, नागरिक रह रहा है तो उसको कुछ अधिकार दिया गया होगा, तो नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं तो वो भाग 3 में है। उसके बाद आता है भाग 4, जो कि संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से, जैसा कि नाम से आप देख रहे होंगे, इसको इंग्लिश में DPSP भी कहते हैं शॉर्ट में। नीति मतलब क्या होता है, पॉलिसी, इंग्लिश में पॉलिसी। निर्देशक, नीति निर्देशक, डायरेक्टिव, मतलब इसको डायरेक्टिव मतलब नीति का निर्देश जो प्राप्त करता है, पॉलिसी का निर्देश प्राप्त करना, ठीक है, किससे, तत्व से। कौन सा तत्व, तो एलिमेंट। तत्व को अगर साइंस में देखें तो एलिमेंट कहा जाता है। तो नीति का निर्देश प्राप्त करना किससे, तत्व से, मतलब एलिमेंट से, तो उसी को कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति का निर्देश जिससे प्राप्त किया जाता है, जिस तत्व से प्राप्त किया जाता है, तो उसे कहा जाता है आपको नीति निर्देशक तत्व। ये क्या है, ये स्टेट के लिए है, राज्य के लिए है। राज्य कैसे योजना बनाएगा, राज्य की योजना की प्रकृति क्या होनी चाहिए, राज्य लोगों की सेवा कैसे करेगा, उसका निर्देश दिया गया है। उस पॉलिसी के बारे में जो निर्देश दिया गया है उसका एक संग्रह है कि राज्य कैसे लोगों को फायदा पहुंचाएगा, राज्य कैसे शासन करेगा, राज्य क्या क्या करेगा लोगों के लिए, तो वो सब जो वर्णित किया गया है, राज्यों का क्या कर्तव्य है लोगों के लिए, राज्य को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सब आपको भाग 4 में मिलेंगे। तो ये राज्य के कर्तव्यों के बारे में वर्णन है, या फिर राज्य कैसी पॉलिसी लाएगी, कैसी योजना लाएगी, उसका वर्णन नीति निर्देशक तत्व में आपको किया गया है। ठीक है, नीति को निर्देश करने वाले तत्व का वर्णन, मतलब नीति जिससे प्रेरणा लेकर लाया जाएगा, उसका वर्णन नीति निर्देशक तत्व में।
उसके बाद भाग 4 को है। भाग 4 को जो है पहले संविधान में नहीं था। भाग 4 को जो है पहले संविधान में नहीं था। ये लाया गया आपको 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। और आप जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय में जो है बहुत सारे प्रावधानों को बदला गया था, बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। तो 4 क जो है पहले नहीं था। ये लाया गया किसके द्वारा, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछता है, किसके द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। और यह भी प्रश्न पूछता है कि यह जो लाया गया मौलिक कर्तव्य, ये किसके सिफारिश पे लाया गया था? तो ये लाया गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। अच्छा, मैंने फिर यहाँ लिखा है प्रारंभ में 10 थे पर अब 11। तो प्रारंभ में 10 थे, मतलब जब मौलिक कर्तव्य लाया गया था तो शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य लाया गया था। जब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य लाया गया था, उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, पर अब 11। मतलब अब वर्तमान में देखा जाए तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को संरक्षक उसे पढ़ाएंगे। मतलब 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है 6 से 14 वर्ष का बच्चा अगर कोई है तो उसके संरक्षक जो है उसे, उनका दायित्व है कि उसका पढ़ाई लिखाई करें। तो ये लाया गया था, जो 11वां मौलिक कर्तव्य था। जैसा कि मैंने देखा पहले कितने कर्तव्य थे, शुरुआत में जब इसे लाया गया था 10 थे और अब 11 हो गए। तो 11वां मौलिक कर्तव्य मैंने देखा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के पास, बच्चों के जो संरक्षक हैं उनके माता पिता हैं। अगर माता पिता नहीं हैं तो उनके संरक्षक चाचा हो सकते हैं, या फिर और कोई नाना नानी मामू, या कोई भी जो उनका संरक्षक है, जो उनका देख रेख करता है, उनका दायित्व है कि वो बच्चे को पढ़ाएं। तो ये जो 11वां जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, और इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो यह भी प्रश्न पूछता है कि प्रारंभ में कितने थे मौलिक कर्तव्य? तो 10 थे। अब कितने हैं मौलिक कर्तव्य? तो 11 हैं। या फिर 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब देखिएगा 86वां संविधान संशोधन में और भी चीज़ें जोड़ी गई थी, जैसे कि आप देखिएगा भाग 21 क्या कहते हैं, अनुच्छेद 21 कब जोड़ा गया था। फिर आपको अनुच्छेद 45 जोड़ा गया था, 45 में परिवर्तन किया गया था। ये जब आप आगे देखिएगा आगे चैप्टर में, तो आपको 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको अनुच्छेद 45 से भी संबंधित है, फिर अनुच्छेद 21 क से भी संबंधित है। यहाँ भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बारे में जो प्रावधान किया गया है उससे संबंधित है। तो ये तीनों जो है शिक्षा से संबंधित हैं। 86वां संविधान संशोधन अगर देखा जाए तो मुख्यतः शिक्षा से संबंधित है। यहाँ भी शिक्षा की बात की गई है, यहाँ भी शिक्षा की बात की गई है। तो 86वां संविधान संशोधन जो है मौलिक कर्तव्य से भी संबंधित है, मौलिक अधिकार से। जब 21 को मौलिक अधिकार के चैप्टर में आता है, और फिर 45 जो है अनुच्छेद 45 ये नीति निर्देशक तत्व के क्षेत्र में आता है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है कहाँ कहाँ बदलाव किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों में बदलाव किया गया, जैसा कि हमने देखा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उसके बाद फिर अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकार के चैप्टर में है, ये भी शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 45 जो कि नीति निर्देशक तत्व में है, ये भी शिक्षा से संबंधित है। तो आप देखिएगा ये तीनों प्रावधान शिक्षा से संबंधित हैं। तो 86वां संविधान संशोधन में अगर प्रश्न बनता है कहाँ कहाँ परिवर्तन किया गया, तो मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया गया, नीति निर्देशक तत्व में परिवर्तन किया गया, और इसके साथ ही साथ आपको क्या कहते हैं मौलिक कर्तव्य में परिवर्तन किया गया। तो ये आपका 4 को है। ये 4 को इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में रखा है। उसके बाद 5 में आपका केंद्र सरकार का वर्णन है। केंद्र सरकार कहने का मतलब सेंट्रल में आप सेंट्रल का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। तो 5 में आपको राष्ट्रपति मिलेंगे, उसके बाद आपको लोकसभा राज्यसभा मिलेगा, उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट मिलेगा। तो 5 में जो है संसद मिलेगा। तो 5 में जो है केंद्र सरकार का वर्णन है। और केंद्र सरकार के पीछे पीछे कौन चलता है? केंद्र सरकार के पीछे पीछे चलता है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार का वर्णन 6 में है। 5 में केंद्र सरकार है, 6 में राज्य सरकार है। तो ये आपका हो गया 1 to 6। अब आगे देखते हैं क्या है। 5 में केंद्र सरकार, 6 में राज्य सरकार। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि केंद्र सरकार के बाद ही राज्य सरकार का अथॉरिटी है या पावर है। तो 5 में केंद्र सरकार, 6 में राज्य सरकार। अब आगे देखिए 7।
7 निर्सित, निर्सित का मतलब इंग्लिश में ओमिटेड, मतलब ये समाप्त हो चुका, ये संविधान के भाग अब नहीं है। हालांकि पढ़ते हैं हम लोग कि 7 में क्या था। 7 में प्रिंसली एस्टेट का वर्णन था। प्रिंसली एस्टेट मैंने लिखा है यहाँ, देखिए थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। प्रिंसली एस्टेट, प्रिंसली एस्टेट कहने का मतलब जहाँ पे राज प्रमुख होते थे, जहाँ पे राजा का शासन होता था। जैसे आप देखिएगा हैदराबाद, राजस्थान, तो जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय 4 प्रकार के राज्य थे। हमारे संविधान में 4 प्रकार के राज्य थे। पहले प्रकार के राज्य जो थे, एक मिनट, जब हमारा संविधान बना तो उस समय 4 प्रकार के राज्य थे। जैसे पहले प्रकार के राज्य थे जहाँ पे गवर्नर का शासन था, मतलब गवर्नर राज्यपाल होते थे, वहाँ पे राज्यपाल होते थे और विधानमंडल होते थे, मुख्यमंत्री भी होता था। तो वो पहले प्रकार के राज्य थे, पहला। दूसरे प्रकार के राज्य थे जहाँ विधानमंडल तो होता था लेकिन वहाँ पे राज प्रमुख का शासन होता था। जैसे पहले में राज्यपाल का शासन होता था तो दूसरे में राज प्रमुख का शासन होता था। तो राज प्रमुख जो थे वो कौन होते थे? राज प्रमुख, वहाँ पे पद जोड़ा गया था राज प्रमुख। तो राज प्रमुख जो होते थे वो राजा होते थे, वहाँ के राजा होते। राजस्थान का कोई राजा होता था तो वहाँ का राज प्रमुख होता था। मैसूर का कोई राजा होता था तो वहाँ का राज प्रमुख होता था। तो राज प्रमुख, वहाँ पे प्रिंस, इसीलिए उसको कहा जाता है प्रिंसली एस्टेट, मतलब वहाँ पे राजा का शासन है। मतलब ये फिक्स था कि वहाँ का जो, जैसे कि दूसरी जगह कोई राज्यपाल होता है तो यहाँ पे जो होगा राजा ही मतलब होगा, राज्यपाल। राज्यपाल नहीं, उसको राज प्रमुख पद दिया गया था। तो वहाँ पे एक तरह से राजा का शासन था, राजा का इन्फ्लुएंस था, तो उसे समाप्त किया गया किसके द्वारा? और उसका वर्णन आपको जो है इसमें दिया हुआ था। जो दूसरे प्रकार के राज्य थे ना, उसका वर्णन जो है यहाँ पे दिया हुआ था। जहाँ पे राज प्रमुख था, जहाँ पे राजा शासन करता था, उसका वर्णन भाग 7 में दिया गया था। इसके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए थे। तो जो भाग 7 है उसको समाप्त कर दिया गया। तो मैंने आपको बताया कि संविधान जब निर्मित हुआ था तो उस समय 4 प्रकार का, पहले में राज्यपाल का शासन था, दूसरे में राज प्रमुख का शासन था जो कि प्रिंस होते थे, जो कि राजा होते थे, तीसरे में जो था आयुक्त का शासन था, आयुक्त का, ठीक है, और चौथे में जो था केंद्र शासित प्रदेश होते थे आपके, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के राज्य थे। पहला राज्यपाल का शासन, दूसरे में राज प्रमुख का शासन, तीसरे में आयुक्त का शासन और चौथा में केंद्र शासित प्रदेश। तो ये दूसरे प्रकार के जो राज्य थे उनको प्रिंसली एस्टेट कहते थे, जहाँ पे राज प्रमुख होता था। हालांकि वहाँ विधानमंडल था लेकिन वहाँ का मतलब प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। तो राज प्रमुख वाला जो था वर्णन जो है ये भाग 7 में था। इसे जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, 7वां संविधान, इसको भी ये पूछता है एग्जाम में आपको, इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी कहते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, जो आया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। इसमें क्या किया गया? फिर से भारत के राज्यों को मतलब वर्णित किया गया, फिर से भारत के राज्यों को फॉर्म किया गया, फिर से भारत के राज्यों को मतलब एक तरह से व्यवस्थित किया गया। तो वो कौन था? 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। तो जो ये 4 प्रकार के राज्य थे इसको समाप्त कर दिया गया। 4 प्रकार के जो राज्य थे उसे समाप्त कर दिया गया। और अब जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो था वो अब कितने प्रकार के राज्य बचे? अब जो है बस 2 प्रकार के राज्य बचे। जिस पहला राज्य कौन हुआ? पहले 4 प्रकार के राज्य थे, अब 2 प्रकार के राज्य बचे, ठीक है। किसके द्वारा? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और वो 2 प्रकार के राज्य कैसे थे? जैसा कि अभी है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं। तो मात्र 2 प्रकार के क्षेत्र बचे, एक केंद्र शासित प्रदेश आपका हो गया और दूसरा राज्य जो कि अभी है। तो ये 4 राज्यों वाला प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया। तो वही जो दूसरा प्रकार का राज्य था ना प्रिंसली एस्टेट, उसी का वर्णन भाग 7 में था और उसको हटा दिया गया इसके द्वारा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो जो है ये भाग अभी वर्तमान में संविधान में वर्णित नहीं है। जैसा कि आप जब देखेंगे तो आपको इस भाग को अगर पूरा काउंट करेंगे, जैसे इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अरे मिस्टेक हो गया, 26 कैसे हो जाएगा? देखिए, हाँ 26 होगा, लेकिन उसे समझाएंगे कैसे नहीं कैसे होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9 हाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये तो ठीक है यार। 14 को 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। हाँ ठीक है। तो देखिए 26 आपको काउंट करने पे ये 26 नज़र आएंगे, लेकिन हमने क्या लिखा 25 भाग हैं। तो ये 25 क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला जो है ख़त्म हो चुका है, भाग 7 जो है समाप्त हो जाएगा। जब इसको आप पूरा काउंट करेंगे तो 26 दिखेगा, लेकिन दरअसल 7 को भी हम इसमें जोड़े हुए हैं, तो ये समाप्त हो जाएगा। तो क्या होगा? 25 भाग हैं, इसलिए हमारे संविधान में 25 भाग हैं। तो कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये समाप्त हो गया। ऐसे अगर इसे आप काउंट करेंगे तो 26 पूरेगा, लेकिन इसे आप हटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, इसीलिए हमारे संविधान में 25 भाग हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया निरसित क्या था, वही प्रिंसली स्टेट के बारे में संबंधित था। और जब ये 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था, तो उसके बाद कितने राज्य और कितने केंद्र शासित बने थे? तो 14 राज्य बने थे। ये भी प्रश्न पूछता है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश किसके द्वारा? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1956 में हुआ था। तो यह भी प्रश्न पूछता है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे? तो आपका उत्तर होना चाहिए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या है? 8वां भाग। 8वां भाग आपका सिंपल है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। जैसा कि आप यहीं से देख रहे होंगे, राज्य सरकार के बाद वही निरसित, जो कि सरकार राज्य सरकार से ही संबंधित था, हालांकि वो प्रिंसली स्टेट था। उसके बाद देखिए 8 नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में किसका वर्णन होगा? दिल्ली का होगा, पांडुचेरी, लद्दाख, कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो केंद्र शासित प्रदेश पे कैसे शासन प्रशासन होगा, तो उसका वर्णन आपको भाग 8 में है। और यह पूछता है कि भाग 8 में किसका वर्णन है? तो केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन। भाग 9 को नौखो, ये तीनों को आप एक साथ याद रख सकते हैं। भाग 9 में जो वर्णन है वो पंचायत का वर्णन है, 9 को में जो है नगर पालिका का वर्णन है, और 9 खो में जो है सहकारी समिति का वर्णन है। ये तीनों को आप एक साथ याद रखें, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है इसमें। अगर हमको भाग 9 पता होता है पंचायत से, लेकिन अगर 9 को 9 खो पूछता है तो उसमें हम कन्फ्यूज करते हैं और पंचायत ही लगा के चले आते हैं। नहीं, हमें भाग 9 में याद रखना है पंचायत। 9 को एक अलग भाग है, उसमें नगर पालिका का वर्णन है। 9 को एक अलग भाग है, उसमें सहकारी समिति का वर्णन है। और ये भाग 9 जो है पंचायत वाला है, ये कब आया था? ये आया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 भी आया था और भाग 9 को भी आया था। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 को आया, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 आया। ये दोनों कब आया था? 1992 में। और यह भी पूछता है इसमें कि इस समय किसकी सरकार थी? तो इस समय जो है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। ये बहुत बड़े फाउंडर हैं इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम के, पीवी नरसिम्हा राव। और इसी के समय मनमोहन सिंह जो थे, क्या कहते हैं, वित्त मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही बहुत मतलब भारत का आर्थिक जो आज परिदृश्य आप देख रहे हैं, ये पीवी नरसिम्हा राव के फाइनेंस मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह थे, उन्हीं का देन है। और इनके समय बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए थे। तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही 73वां संविधान संशोधन आया था, जो कि पंचायत से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन जो भाग 9 को है, वो आपको नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, तो ये पीवी नरसिम्हा राव, ये भी प्रश्न पूछता है कि यह जो 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 है, यह किसके समय में आया था? तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में ये आया था। अब ये 9 खो है। 9 खो में सहकारी समिति का वर्णन है। सहकारी समिति वाले प्रावधान भी पहले हमारे संविधान में नहीं थे, लेकिन ये आया कब? ये आया आपको 57वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा। किसके द्वारा आया? 57वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। और इसमें मनमोहन सिंह की सरकार थी, जैसा कि आप जानते हैं। तो 57वां संविधान ये पूछता भी है
कि 57वां संविधान संशोधन संबंधित किससे है, जो कि 2011 में हुआ था। तो ये संबंधित है सहकारी समिति से, और इसमें एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 खो, और उसके बाद 43B जोड़ा गया। जब आप नीति निर्देशक तत्व में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये अनुच्छेद मिलेगा 43B, ये भी संबंधित है सहकारी समिति से ही। तो 57वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा एक तो आपको सहकारी समिति जोड़ा गया भाग 9 खो में, और 43B अनुच्छेद 43B भी जोड़ा गया। ये जोड़ा गया नीति निर्देशक तत्व में, और राज्यों को बताया गया कि आप जो है सहकारी समितियों का मतलब बढ़ावा दें, सहकारी समितियों को आगे बढ़ाएं, ठीक है, उनके विकास का कार्य देखें। तो 57वां संविधान संशोधन पूछता है 9 खो पहला नंबर सहकारी समिति से, और 43B जो है नीति निर्देशक तत्व में है, वो क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व में जो है वो भी आपको सहकारी समिति से संबंधित है, और वो 57वां संविधान संशोधन के द्वारा आया। तो ये प्रश्न पूछता है। उसके बाद भाग 10 है। भाग 10 संबंधित है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से। अनुसूचित कहने का मतलब शेड्यूल, और जनजातीय कहने का मतलब ट्राइबल। तो मतलब ट्राइबल एरिया में कैसे शासन प्रशासन चलेगा उसका वर्णन है आपको भाग 10 में। ये भी प्रश्न पूछता है। अच्छा, जब आप अनुसूची पढ़ेंगे तो अनुसूची 5 और 6 भी संबंधित है ट्राइबल एरियाज से। यहाँ पे भी आप देखिएगा कि जनजातीय क्षेत्र में कैसे शासन प्रशासन होगा। तो 5, 6 और 10 सब एक ही हैं, ठीक है। हालांकि 6 में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का वर्णन दिया गया है, और इसके अलावा जो जनजातीय क्षेत्र हैं वो भाग 5 में आते हैं। तो भाग 10, भाग 5 और भाग 6 जो है जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। भाग 10 अनुसूची 5 और 6। उसके बाद भाग 11 है। भाग 11 है एक संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य संबंध। भाग 11 में दिया हुआ है केंद्र राज्यों के बीच में क्या संबंध होगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। कुछ प्रशासनिक आधार पे संबंध होगा, कुछ विधायी आधार पे संबंध होगा, और वित्तीय आधार पे जो संबंध होंगे वो भाग 12 में दिया हुआ है। 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है, और 12 में जो है वित्तीय आधार पे संबंधों की चर्चा किया गया है। तो भाग 12 में वर्णन है वित्त का। यहाँ पे आप देखेंगे वित्तीय आधार पे राज्यों का और केंद्र के साथ क्या रिलेशन है, या फिर आप देखेंगे केंद्र के पास क्या वित्तीय शक्ति है। वहाँ पे आप देखेंगे क्या कहते हैं संचित निधि, आकस्मिक निधि, ठीक है, इसका वर्णन देखेंगे। राज्यों के संचित निधि, आकस्मिक निधि का वर्णन देखेंगे, या फिर देखेंगे राज्यों को क्या अनुदान दिया गया है, टैक्स में क्या बंटवारा होगा, कितना राज्य को मिलेगा, कितना केंद्र को मिलेगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे वित्त आयोग का भी वर्णन है। तो ये सब भाग 12 में दिया हुआ है। भाग 12 में क्या है, फाइनेंस का वर्णन है, संपत्ति का वर्णन है, प्रॉपर्टी का वर्णन है, संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट का वर्णन है, और वाद अर्थात सूट का वर्णन है। तो ये वित्त, संपत्ति, संविदा मतलब पैसे वाले जो चीज़ हैं उसका वर्णन जो है आपको भाग 12 में है। उसके बाद 13 में दिया हुआ है क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य का समागम। व्यापार वाणिज्य का समागम कहने का मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, यूनियन भारत संघ के राज्य क्षेत्र के भीतर, अब बिहार यूपी के बीच में व्यापार कैसे होगा, बिहार से सामान कैसे ट्रांसपोर्ट होकर केरल जाएगा, उस पर कैसे कैसे टैक्स लगेंगे, कैसे क्या होगा। तो भारत क्षेत्र के बीच में जो व्यापार होगा, व्यापार वाणिज्य होगा, उसका वर्णन जो है आपको भाग 13 में है। भाग 14 में जो है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे संघ के अधीन सेवाएं क्या होता है, IAS होता है ना, IAS संघ का होता है। राज्य के अधीन सेवाएं क्या होता है, BPSC, UPPCS, MPPCS। तो इसका तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ये दोनों का वर्णन कहाँ है, भाग 14 में। भाग 14 को ये भी पहले नहीं था, भाग 14 को जो है ये भी पहले नहीं था, ये आया आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पूछता है कि प्रशासनिक अधिकरण भारतीय संविधान में जोड़ा गया किसके द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इस समय आप जानते हैं इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो 14 को, ये इस कौन सा भाग है, 14 को संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से। अब प्रशासनिक अधिकरण क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या फिर आप देखे होंगे कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल, कावेरी जल विवाद हो गया, कृष्णा जल विवाद हो गया, NGT हो गया, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो हो गया, ये सब प्रशासनिक अधिकरण है। होता क्या है, केंद्र सरकार क्या करता है कि कोई विशेष मामले को देखने के लिए एक ट्रिब्यूनल
बना देता है, एक अधिकरण बना देता है कि आप जो है इस मामले को देखिए। जैसे प्रदूषण का मामला देखना है तो वो एनजीटी देखता है। प्रशासनिक अधिकरण का व्यवस्था किया जाता है किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है। हालांकि इसका जो है फैसला जो होता है उसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इनके पास अधिकार है फैसले लेने का। आप देखते होंगे कि एनजीटी किसी भी डिपार्टमेंट को सूचना भेज देता है, मतलब नोटिस जारी कर देता है कि आपने ऐसा क्यों किया, चलिए हमको आप जवाब दीजिए। तो इनके पास अधिकार हैं, लेकिन इनके अधिकार को, मतलब इनके फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए इन्हें क्वासी जुडिशियल कहते हैं, मतलब अर्ध न्यायिक कहते हैं, मतलब इनके न्याय को चुनौती दी जा सकती है। तो आप देख रहे हैं किसी विशेष कार्य के लिए एक अधिकरण का निर्माण किया गया है, तो उसे हम प्रशासनिक अधिकरण कहते हैं। जैसे एनजीटी हो गया, कावेरी जल विवाद हो गया, कृष्णा जल विवाद हो गया, उसके लिए कमेटी मतलब बेंच बनाया जाता है, एक अधिकरण बनाया जाता है, तो वो निर्णय लेता है। तो ये 14 को जो है प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। और ये आया कब था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद आप आइए भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन किया गया है। निर्वाचन कहने का मतलब चुनाव आयोग का वर्णन होगा। चुनाव आयोग कैसे कार्य करेगा, कहाँ कहाँ चुनाव कराएगा, ठीक है, उसकी क्या कार्य प्रणाली होगी, तो उसका वर्णन आपको भाग 15 में मिलेगा। भाग 16 में दिया हुआ कुछ जाति के लिए उपबंध। कुछ जाति के लिए कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ विशेष जातियों को जो है कुछ विशेष जातियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जैसे आप देखिए केंद्र में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण है, या फिर अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण है, या फिर एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण था, हालांकि अब नहीं है। उसी तरह आप देखिएगा पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन किया गया है, या फिर अनुसूचित जाति वर्ग आयोग का वर्णन किया गया है, अनुसूचित जनजाति वर्ग आयोग का वर्णन किया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको भाग 16 में मिलेगी, मतलब कुछ जातियों के लिए विशेष उपबंध। उसके बाद क्या है? भाग 17 है। उसके बाद भाग 17 है। भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा, यहाँ पे आप देखिए कि हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित की गई है। तो यहाँ से भी ये प्रश्न बनता है कि भारत की राजभाषा कौन है? हिंदी है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, वो लिख देगा भारत की राजभाषा नहीं है, वो लिख देगा भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो राष्ट्रभाषा जो है हिंदी नहीं है। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, सबका अपना अपना महत्व है, सबको अधिकार दिया गया। आप देखिएगा जब संविधान की 8वीं अनुसूची पढ़िएगा तो वहाँ बहुत सारी भाषाओं का वर्णन है। उसको भारत सरकार मानती है, भारत मानता है। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, भारत की राजभाषा हिंदी है। तो भारत की राजभाषा को जो है हिंदी है और राष्ट्रभाषा नहीं है। इसलिए प्रश्न पूछता है, राष्ट्रभाषा दे करके आपको उलझा देगा। आपको लगेगा चलो ये तो हिंदी है ही, आप आंसर करके चलाओगे। जी नहीं, भारत की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं। तो भाग 17 में वर्णन है राजभाषा का, हिंदी का, और फिर कहाँ कहाँ मतलब कैसे सरकार को अधिकार दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र की भाषाओं को भी बढ़ा सकती है। भाग 18। भाग 18 में वर्णन है आपातकाल का। आपातकाल, इमरजेंसी, ये क्वेश्चन पूछता है, ये हमें भी एक एग्जाम में मिला था ये क्वेश्चन। तो भाग 18 जो है आपातकाल का वर्णन है, इमरजेंसी का। इमरजेंसी में आप देखिएगा कैसे इमरजेंसी लगता है, कैसे इमरजेंसी हटता है, इमरजेंसी में संसद का क्या कार्य होता है, इमरजेंसी में क्यों कौन सी शक्तियां नागरिक की जो है समाप्त हो जाती है, कौन सी शक्तियां नागरिक के मौलिक अधिकार, शक्तियां कहने का मतलब मौलिक अधिकार यहाँ कर रहे हैं नागरिक का, कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होता है, ये सब चीज़ आप देखेंगे भाग 18 में, आपातकाल में। भाग 19 प्रकीर्ण मिसलेनियस है। इसमें भाग 19 में जो है कुछ प्रावधान किया गया है राज्यपाल के लिए और राष्ट्रपति के लिए कि आपको एक प्रोटेक्शन है कि आप अपने पदावधि के दौरान जब आप शासन कर रहे हो, जैसे आप राष्ट्रपति हो, आप राज्यपाल हो, तो आपको कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, मतलब कोर्ट में आप नहीं आ सकते हैं। कोई आप पे केस कर दिया है तो आप कोर्ट में नहीं आ सकते। तो एक तरह से 19 में मिसलेनियस चीज़ें हैं, यहाँ पे एक तरह से प्रोटेक्शन भी दिया गया है किसको, राज्यपाल और राष्ट्रपति को। भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन है। संविधान को संशोधन कैसे किया जाएगा और किन किन चीज़ों पे संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कहाँ कहाँ पे कैसा बहुमत लगेगा, कहाँ पे विशेष बहुमत लगेगा, कहाँ पे विशेष बहुमत के साथ आपको राज्यों का सहमति लेना पड़ेगा, राज्यों में उसे पारित कराना पड़ेगा। तो वो वर्णन है भाग 20। भाग 20 में किसका वर्णन है? संविधान संशोधन का। भाग 21 देखिए लिखा हुआ है अस्थायी संक्रमणशील उपबंध। अस्थायी कहने का मतलब टेम्पोररी। भाग 20 में हमने देखा संविधान संशोधन। भाग 21 में जो वर्णन है अस्थायी संक्रमणशील उपबंध का। अस्थायी संक्रमणशील उपबंध कहने का मतलब है टेम्पोररी चीज़ों का वर्णन है। अस्थायी का मतलब टेम्पोररी होता है, जो कि
हमेशा के लिए नहीं है। जैसे कि आप धारा 370 देखिए, जैसे कि आप कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, जैसे हमारा राज्य बिहार बहुत दिन से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है, हालांकि मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे भाग 21 में जो है अस्थाई टेम्पोररी चीज़ का वर्णन है। आप देखिएगा महाराष्ट्र को विशेष राज्य का दर्जा है, गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा है, उसी तरह बहुत सारे अन्य राज्य हैं, कर्नाटक है उसे विशेष राज्य का दर्जा है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं उन्हें विशेष राज्य का दर्जा है। तो जो अस्थाई संक्रमणशील उपबंध हैं उनका वर्णन, जो टेम्पोररी चीज़ें हैं उनका वर्णन भाग 21 में है। इसमें आप देखिए किसको विशेष राज्य का दर्जा है, जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 था तो उसके लिए कुछ अलग प्रावधान, तो धारा 370 है, धारा 371 है, 71 क ख ग, ये सब आपको भाग 21 में मिलेगा। और भाग 22 में कुछ नहीं है। आप देखिएगा जब कोई बुक होता है तो उसके पीछे में बताया जाता है कि यहाँ पे इसका शॉर्टकट का यूज किया गया है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। आप कोई भी बुक देखिएगा, कोई भी नोटबुक पढ़िएगा तो पीछे वाले पेज में उसमें लास्ट में बताया जाता है कि मैंने इसका प्रयोग यहाँ किया है, मैंने इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग यहाँ किया है, इसका मतलब ये होता है। तो संक्षिप्त नाम और प्राधिकृत हिंदी पाठ, तो उसको इंग्लिश में एब्रीविएशन भी कहते हैं। तो इसका वर्णन भाग 22 में है, संक्षिप्त नामों का वर्णन है। तो ये आपका संविधान का भाग हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और फिर अगला वीडियो में हम अनुसूची की चर्चा करेंगे, अनुसूची के बारे में बात करेंगे कि अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान है और यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।